माननीय दिनेश जी, स्वागत है आपका। We welcome you, sir. We welcome you. बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ कि आज की चाय पे चर्चा में मेरे को भी आमंत्रण मिला, आपका निमंत्रण मिला, और मेरे को ऐसा लगता है कि आपने सच में टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करके, और इस कोविड-19 के समय जिस तरह का माहौल बन गया कि कोई किसी से मिल नहीं सकता, आपने टेक्नोलॉजी का पूरा सदुपयोग करके अपने आप को बिजी रखा, और शायद एकेडमिक डिस्कशंस और इस तरह की चीजें आपने चलाई, ये अपने आप में सराहनीय है। मैं मानता हूं कि मैंने बहुत सारे आपके लेक्चर्स, आज 41 लेक्चर आपके हो चुके हैं, 41 बार चर्चा हो चुकी है, तो जरूर 41 जो चर्चाएं हुई हैं उसमें बहुत कुछ निकल के आया होगा नया, और अगर ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा होगा तो मेरे को लगता है एक अच्छा डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी बन सकता है, जहां तक मैं समझता हूँ। और इतने सारे विद्वान लोग जब चर्चा करेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज जो समाज के लिए उपयोगी होगी जरूर निकलेगी, और मैं आप सभी को इसके लिए आपका सबका अभिनंदन करता हूं कि भाई आप सब लोगों ने जो ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी है उसका इतना सदुपयोग किया है कि ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे कि आप दूर दूर नहीं बैठे, सच में एक दूसरे के नजदीक बैठे ही चाय पे चर्चा कर रहे हैं। बस ये बात जरूर है कि हम सब लोग चाय अपने अलग अलग कप में अलग अलग जगह बैठ के पी रहे हैं, लेकिन हाँ, एक ही समय पर चाय पीना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी एक फीलिंग्स को जन्म देता है, और आपने वो फीलिंग्स इतनी बार अपने आप में निकाल के और इतनी सारी चीजें की हैं, और इतने सभी बड़े बड़े लोगों को, शख्सियत पर्सनैलिटी को बुलाया है कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माननीय इंद्रेश जी का जैसे आप बता रहे, मैं तो मिस किया, लेकिन हाँ, मैंने भी उनको कई बार सुना है, मेरे को मौका मिला अपनी यूनिवर्सिटी में भी बुलाने का उनको, मैंने उनको कई और जगह भी सुना। सच में जब भी उनको सुनते हैं तो नई नई चीजें आती हैं। देखिए, आज मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं तो अचानक बीच में आपके प्रोग्राम में आ गया हूं, और मेरे को कुल 5 ही मिनट का समय दिया था दर्शना मैडम ने, लेकिन इतना जरूर है कि मैं एक दो चीजें बता के अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज का दिन इतना इंपॉर्टेंट दिन है। आप सभी लोग जानते हैं 11 मई 1998 को जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरान में, पोखरान 2 का, तो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे के नाम से इसके लिए मनाने का काम शुरू हुआ। और आपको सभी को मालूम है कि वो दिन एक ऐसा दिन था कि जब इंडिया न्यूक्लियर पावर बना, विश्व की पहली 6 शक्तियों में उसका नाम आया। और उसके साथ साथ 2 चीजें और हुई कि एक छोटा सा प्लेन, 2 सीटर का प्लेन, वो भी इसी दिन निकला जो इंडिया का अपना NAL ने बनाया, और एक त्रिशूल नाम की एक मिसाइल, वो भी उसी दिन। तो ये इतनी सारी जो टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट थी, उन सबको एक ही दिन टेक्नोलॉजी डे के नाम से आज हम मना रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आज इस टेक्नोलॉजी के डे के दिन आप सभी पूरा ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी को, जो कनेक्टिविटी है, डिजिटल कनेक्टिविटी है, उसके माध्यम से टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो चाय पे चर्चा करके नए नए आयाम स्थापित कर रहे हो, ये अपने आप में बड़ी बात है। और मैं सभी का आपका देखिए, कोविड-19 एक ऐसी समस्या पैदा होगी शायद किसी ने सोचा भी नहीं था विश्व में। पहले हमने सुना है कि स्पेनिश फ्लू हुआ था 1918-1919 में, आज से 100 साल पहले। तो हम में से शायद कोई ऐसा आदमी नहीं होगा, कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उस दिन था और आज भी है उस चीज को बताने के लिए। लेकिन हाँ, केवल नंबर्स के बेस पर पता चलता है कि कई करोड़ लोग उस समय, ऐसी विपदा के समय में, उस समय कई करोड़ व्यक्ति निकल गए हमारे समाज से बिकॉज ऑफ दिस स्पेनिश फ्लू। तो लेकिन ये कोरोना वायरस है, कितना भी डेंजरस है, लेकिन हमारी सरकार ने बड़ी सूझबूझ से, और हमारे सभी आप लोगों ने, जो भी सब हम लोग भारत के वासी हैं, उन्होंने इस चीज को बड़े अच्छे से कंट्रोल किया है। और इसमें मेरे को लगता है कि समाज में जो भी व्यक्ति हैं वो ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि इस तरह की चीजों को, विपदा को आते हुए भी कैसे सिस्टम को आगे चलाए रखें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कैसे चलती रहे हमारी। और मैं केवल इतना कह के अपनी बात समाप्त करता हूं कि ये चाय पे चर्चा शायद आगे जब नॉर्मल स्थिति हो जाए तब भी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसके आपका समय कितना बचता है, आपकी एनर्जी कितनी बचती है,
आपकी सारी चीजों की बचत होते हुए आप बहुत अच्छे से कुछ चीजें अपनी कह पाते हो। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और टेक्नोलॉजी देखी आपको बधाई देता हूं कि इंडिया आज के दिन एक ऐसा देश बना कि शायद हमें भी विश्व में कुछ लोग अपने साथ बैठने के लिए ये कहने लगे, हाँ भाई ये भी कुछ पावर बन चुके हैं। तो इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। Sure. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश कुमार जी। नमस्कार जी, थैंक यू, प्रोफेसर बहुत दिनेश बहुत शुक्रिया कुमार जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। दोस्तों, आज के विषय पर आते हैं और विषय से पहले आज के वक्ता का परिचय आपसे दे दूं। आज के वक्ता हैं श्री अशोक गोयल जी। अशोक गोयल जी मेरे पास के रहने वाले हैं। मैं भिवानी का रहने वाला हूं, वो आदमपुर के रहने वाले हैं। और अशोक जी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पोएट हैं, हास्य कवि हैं। उन्होंने देश विदेश में जाके कविताएं पढ़ी हैं अपनी, और वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, एनएलपी कोच हैं और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के इंसाइक्लोपीडिया हैं। उन्होंने बिरला, रिलायंस, इनमें बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहे हैं वो। और सबसे बड़ी बात तो एक बड़े इंसान हैं, हजारों हजारों लोग उनको फॉलो करते हैं। हिसार परिवार, जैसे मेरा भिवानी परिवार है, हिसार परिवार के वो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। हिसार परिवार का निर्माण किया उन्होंने दिल्ली में। तो इस नाते से उनके साथ एक पारिवारिक रिश्ता है मेरा। आज का विषय है फ्रीडम फॉर लाइफ। मैं फ्रीडम की बात नहीं करूंगा, फ्रीडम की बात अशोक गोयल जी करेंगे। मैं तो बात करूंगा कि 4 शब्दों की चर्चा आपसे करना चाहता हूं। 4 शब्द हैं। एक शब्द है पराधीनता, एक शब्द है पराजय, और एक शब्द है पीड़ा। पहले 3 शब्दों को समझा देता हूं। पराधीनता तो हमने वर्षों हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, मुगलों के गुलाम रहे हैं। पराधीनता से घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। और पराजय, आप जब युद्ध करेंगे तो जय और पराजय तो होगी, कभी जय होगी कभी पराजय होगी। वो भी बहुत कोई सीरियस बात नहीं है, जीत हार खेल का हिस्सा है। और एक तीसरा शब्द है पीड़ा। पीड़ा भी बहुत कोई ऐसी बात नहीं है। आप रोगी हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं तो पीड़ा होती है, उसकी भी तकलीफ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं केवल आपसे आज, एक कवि और साहित्यकार होने के नाते से, जीवन में पराधीनता आ जाए, जीवन में पराजय आ जाए और जीवन में पीड़ा आ जाए, घबराना मत। और एक शब्द से बचना दोस्तों, ये शब्द है पतन। पतन कभी नहीं होना चाहिए। अगर जिस दिन आपका पतन हो गया तो आप ये मानिए वह आपकी सबसे बड़ी हार होगी। तो आप अशोक जी चर्चा करेंगे फ्रीडम फॉर लाइफ, कि हम कैसे आजाद रह सकते हैं, कैसे जिंदगी में फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। अशोक जी का अपना एक्सपर्टाइज है और मैं चाहता हूं कि अभी चर्चा आरंभ हो। आखिरी के 5-7 मिनट अशोक जी अगर हमारे लिए छोड़ देंगे तो हम सवाल जवाब कर लेंगे। आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। आपसे एक निवेदन मैं करना चाहता हूं कि हर स्पीकर को उसको कुछ एप्रिसिएशन करने के लिए चैट बॉक्स आपके पास है, उसमें आप कुछ लिख दिया करें, कुछ तारीफ कर दिया करें। आप ये मानिए कोई बात अच्छी लगे तो तालियां बजाने के लिए आपके पास चैट बॉक्स है। उस चैट बॉक्स में आप अपने कमेंट देते रहेंगे तो मेरे तक भी पहुंचते हैं। आप क्या कहना चाहते हो, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, मैं भी जान लेता हूं। तो आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा। आइए सुनते हैं भाई अशोक गोयल को। सभी को नमस्कार। हाँ, राजेश भाई जरा मुझे ये बता दें कि एक तो मेरी आवाज ठीक आ रही है कि नहीं, और बिल्कुल ठीक आ रही है सर। अच्छा, दूसरा समय कितना है वो जरा आप निश्चित कर दें। आप 8:50 तक बोलिए सर, 10 मिनट हमको दे दीजिए आप। चलेगा? हाँ ठीक है, ठीक है, लगभग चलेगा आपको? ठीक है। जी, इनको स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन दे दो इनको भाई। हाँ मिल गई है, मिल गई है। जी, मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। ये बड़ा अच्छा अवसर मिला है, राजेश जी ने इस तरीके की महफिल ये अपने अपने घरों में बैठकर सजा ली है, तो बड़ा अच्छा प्रयास चल रहा है और मैं भी उसी कड़ी का एक हिस्सा आज बन पाया। इसके लिए राजेश जी का
और आप सभी लोगों का धन्यवाद। आज का जो विषय है फ्रीडम, मैं विषय की भूमिका इस तरीके से बनाना चाहता हूं कि ये आदमी को हमेशा से आज़ादी पसंद रही है, फ्रीडम, स्वतंत्रता, लेकिन ये जो कोरोना महामारी का जो समय है, इसने हमें इस आज़ादी के महत्व का ज़्यादा एहसास करवा दिया है। माने आदमी अपने बहुत बड़े घर में, महल में भी अगर बैठा है तो भी उसे अकेलेपन का एहसास हो रहा है कि अच्छा मैं बाहर जाना मेरा रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, प्रतिबंधित हो गया है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लाइफ में मिस कर रहे हैं। तो मेरा जो अभिप्राय है वो ये है कि ये जो कोरोना वायरस के कारण जो हम पर प्रतिबंध लग गया है, हमारी आज़ादी का हनन हो गया है, ये शायद थोड़ा छोटा प्रतिबंध है। माने कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद, कुछ सप्ताह के बाद ये चीज़ यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि जीवन भर हम स्वतंत्रता का अनुभव करते रहें। मैं थोड़ी सी भूमिका आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम युवावस्था में होते हैं, यंग होते हैं, तो क्या होता है, हमारी अपनी आमदनी होती है, हम बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, हम खुद कमा रहे होते हैं माने हम अपनी मर्जी के खुद मालिक होते हैं। और प्रकृति का नियम है कि सामान्यतः युवावस्था में हम स्वस्थ ही रहते हैं, ज़्यादा फिजिकल चैलेंजेस नहीं होते, दिक्कतें नहीं होती, रोग नहीं होते, क्योंकि शरीर इस तरीके से बनाया गया है कि युवावस्था में सब चीज़ें हम झेल जाते हैं। और अब हर चीज़ का निर्णय आदमी खुद ले सकता है। कहीं जाना है तो किसी से पूछना नहीं है, बता भी दें तो बहुत बड़ी गनीमत समझते हैं। मैंने हर चीज़ जो मैं चाहूँ, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए अच्छा है, वो मैं कर सकता हूँ। मैंने एक ऐसी कार है जिसकी ड्राइविंग सीट पर मैं बैठा हूँ, मैं जहाँ चाहूँ, जब चाहूँ, जिधर चाहूँ लेकर जा सकता हूँ। और परिवार में आदमी का रौब रहता है क्योंकि वो खुद कमाता है, तो एक स्वतः अपेक्षा रहती है कि मेरी बात को परिवार के बाकी लोग माने, और वे मानते भी हैं क्योंकि बच्चे छोटे रहते हैं और एक स्वाभाविक तरीके का नियंत्रण परिवार पर हमारा रहता है। और इस अवस्था में बहुत से मित्र रहते हैं क्योंकि हमें अलग अलग कारणों से बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है। अपने दफ्तर में हमारे सप्लायर हैं, बायर हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, तो अनेक मित्र रहते हैं। और मन में ये भाव रहता है कि मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। जब हम युवा होते हैं तो लगता है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है लाइफ में, ये परमानेंट है, मुझे सदा ऐसे ही बने रहना है, मैं ऐसा ही रहूँगा। वो लोग नासमझ थे जो बूढ़े हो गए, मैं कभी ऐसी स्थिति में नहीं जाऊँगा, मुझे हमेशा लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करने के लिए मिलेगा। लेकिन जब हम इस उम्र के इससे बाद वाले पड़ाव पर पहुंचते हैं तो क्या स्थिति होती है। आप सोच सकते हैं, जो लोग आपसे 20 साल 25 साल बड़े हैं, 60-70 साल की उम्र में पहुंच गए हैं, उनके साथ लगभग इसी तरीके की स्थिति है। अकेलापन रहता है, एकाकीपन, और स्वास्थ्य चिंता का बड़ा विषय रहता है। माने नॉर्मली लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड, माइग्रेन और तमाम तरीके के जो रोग हैं वो घेरने लगते हैं। फाइनेंशियली भी आदमी इंडिपेंडेंट नहीं होता। माने अगर कुछ पैसा खर्च करना है तो फिर बच्चों से मांगना पड़ता है, मिल तो जाता है लेकिन मांगना पड़ता है, और अगर दोबारा चाहिए तो दोबारा मांगना पड़ता है। तो आदमी को लगता है कि मैंने इतना बड़ा व्यापार, कारोबार इनके लिए छोड़ा और आज ये पैसा मुझे, अगर 25,000 रुपये की आवश्यकता है तो मुझे मांगना पड़ रहा है। या अस्पताल में अगर इलाज करवाना है तो एक डीलक्स इलाज है, एक नॉर्मल है, तो परिवार के लोग सोच रहे हैं कि डीलक्स इलाज पे काहे को इतना पैसा खर्च करें। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होती है। और बहुत बड़ी दिक्कत होती है जब उस उम्र में जाने के बाद आदमी सोचता है कि मेरी कोई सुनता ही नहीं। मानना तो दूर की बात है, घर परिवार में मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। तो ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई, जो आज के दिन हम ज़्यादातर घर परिवारों में देख सकते हैं। और फिर लगने लगता है कि यही नियति है, ऐसा ही होना था, सबके साथ ऐसा ही होता है। हमें भी लगने लगता है, आज अगर हम व्यक्तिगत तौर पर बात करें एक 1 to 1, तो लगेगा कि ठीक है भैया, ये तो सबके साथ होना ही है, ये तो कुदरत का नियम है, समाज का नियम है, ये अवश्यम भावी है, इसका कोई उपाय नहीं है, ये तो होना ही है, क्योंकि हम हर रोज इस तरीके की घटनाएं या दुर्घटनाएं जीवन में, समाज में रोज देखते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये जो स्थिति है, इससे बचने का उपाय है।
ये नियति नहीं है, ये ईश्वर की तय की हुई नियति नहीं है। इसके लिए अगर हम आज से सही प्रयास करें तो इस स्थिति से बचे रह सकते हैं। तो जिसको भी लगता है कि इस तरीके का संघर्ष जीवन में टाला नहीं जा सकता है, ये एक ऐसी पीढ़ी है जो आनी ही है, ऐसी अवस्था है जिससे बचा नहीं जा सकता है, तो मेरा मानना ये है कि ये जो संघर्ष दिखाई देता है, ये संघर्ष वास्तविक नहीं है। इसके बदले हम जिंदगी भर फ्रीडम माने एक अलग तरीके की आज़ादी का अनुभव कर सकते हैं। माने जो जो प्रॉब्लम उस उम्र के आदमी को आ जा रही है, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, माने कोई बात करने वाला, सहारा देने वाला, हंसने खेलने वाला साथ में नहीं है, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है और फिजिकल सपोर्ट नहीं है। जो ये तीनों चीजें हमें माने हमसे जो एक पीढ़ी आगे के लोग हैं उन्हें नजर आती है, उन तीनों चीजों से बचने का बेहतर उपाय है, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जो आज का विषय है फ्रीडम। माने जीवन भर हम अपने आप को स्वतंत्र कैसे रख पाएं, आज़ादी का एंजॉय कैसे कर पाएं, ये इस विषय में मैं चर्चा करता हूं। और मैंने जो सेशन बनाया है उसका नाम फ्रीडम इसलिए रखा है क्योंकि एफ का कुछ अलग अर्थ मैंने निकाला है, आर का अलग अर्थ है। मैंने कुल मिलाकर इस सेशन के बाद, इस सेशन के अंत में लगभग आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि फ्रीडम हमारे लिए जीवन भर खुशी देने का माध्यम, साधन बन सकता है। तो मैं इस सेशन के मुख्य मुद्दे की शुरुआत करता हूं, फ्रीडम हम जीवन भर कैसे अनुभव कर सकते हैं। ज्यादातर लोग बुजुर्ग अवस्था में इस स्थिति में पहुंच जाते हैं जब शरीर साथ नहीं दे रहा, पैसा नहीं है, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, तो आदमी के अंदर खींच होती है, खींच पैदा होती है तो क्रोध होता है, क्रोध होता है तो जितने संबंध है वे और बिगड़ने लगते हैं और तमाम तरीके की चीजें आदमी के साथ होती हैं। फिर उसे लगता है कि मैंने जीवन में क्या गलत किया, मैंने हमेशा सबका भला चाहा, उसके बावजूद ये स्थिति आ गई। तो अगर हम कॉन्शियसली एफर्ट करें, प्रयास करें आज ही से, तो उस उम्र में हम इस तरीके की लाइफ एंजॉय कर सकते हैं जब उम्र हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। और उसके लिए क्या चीज जरूरी है, फ्रीडम को आप अर्थ देखें, पहला है फैमिली, परिवार। ये मैं वो चीज बता रहा हूं जो हम आज ही से करना शुरू कर सकते हैं ताकि 20 साल के बाद, 65-70 साल की उम्र में हमें पूरी तरीके से जिंदगी के में आनंद का अनुभव रहे। पहली चीज है फैमिली। फैमिली माने इमोशनल सपोर्ट, भावनात्मक सपोर्ट जो है कि मेरे दुख में लोग दुखी हों, मेरी खुशी में लोग शामिल हों, मेरे दुख को कम करें, मेरी खुशी को बढ़ाएं, ये प्रयोजन रहता है परिवार का। और सामान्यतः परिवार से हमें अनकंडीशनल लव और सपोर्ट मिलता है। जीवन में हम हमेशा सफल नहीं होते हैं, जो लोग हमें बहुत सफल दिखाई देते हैं उनके जीवन में भी उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। तो परिवार वो इकाई है जो मेरे साथ सुख में भी है और जब मैं उतार पर हूँ, जब चीजें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी होनी चाहिए, तब भी वो मुझे सपोर्ट करते हैं। माने हर तरीके की स्थिति में मेरे साथ जो इकाई खड़ी रहती है उसका नाम है परिवार। लेकिन जो चिंतन का विषय है वो ये है कि क्या परिवार में मैं सबसे ज्यादा अधिकार पाया हुआ व्यक्ति हूँ। माने अगर मैं पैसा कमाता हूँ, अगर मैं नौकरी करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, 5 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेज सकता हूँ, पत्नी को, परिवार को सब सुविधाएं दे सकता हूँ, तो क्या मैं इस चीज का अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रयोग करता हूं कि क्योंकि आप ज्यादातर चीजों के लिए मुझ पर निर्भर हैं तो मेरी अथॉरिटी ज्यादा है, इसलिए आपको वो सब मानना और करना है जो मैं चाहता हूं कि आप माने और करें। अगर मैं परिवार को अथॉरिटी के साथ चलाने का प्रयास कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं परिवार को ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा हूं। इमोशनल सपोर्ट कम है, फाइनेंशियल सपोर्ट ज्यादा है क्योंकि मैं कमाता हूं, क्योंकि चेकबुक मेरे हाथ में है, फैक्ट्री मेरे हाथ में है, इसलिए आप मेरी बात माने, जैसा मैं चाहता हूं परिवार का उपक्रम, परिवार का जो संस्थान है, संगठन है, वो उसी तरीके से चले जिसमें मैं चीफ एग्जीक्यूटिव के तरीके से काम करूं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, कृपया इस बात का विश्लेषण करके देखें कि आज अपने परिवार में हम किस तरीके के नियम बना रहे हैं और मानकर चलें कि ये नियम आज से 20 साल बाद भी ऐसे ही रहेंगे, 40 साल बाद भी ऐसे ही रहेंगे।
अगर मैंने ये नियम बनाया कि जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है वही परिवार का सीईओ है, वही मुखिया है, उसी की बात मानी जाए, तो ये तय है आज से 20 साल के बाद मेरा बेटा उस पद पर होगा जिस पर आज मैं हूं। और परिवार का नियम ऐसे तय हो गया कि बात उसी की चलेगी, तो फिर वही होगा जो आज के दिन ज्यादातर परिवारों में होता है। वो बेटा चाहेगा कि मेरी बात मानी जाए, मेरी चले। पिताजी आप बूढ़े हो गए हैं, आपको समझ नहीं है, आप एक तरफ बैठे रहें, आपको भोजन मिलता रहेगा लेकिन बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, अपनी सोच बताने का प्रयास नहीं करें। उसके कहने का अभिप्राय यही होगा 15 साल पहले जिस पोजीशन में आप थे आज उस पद पर मैं हूं, तो मुझे अपने मन की करने दें। और इसी बात से आज के ज्यादातर जो बुजुर्ग हैं वो पीड़ित हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं है। तो अगर वे अपने अंदर जाके चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि ये नियम उन्हीं के तय किए हुए हैं जिसमें जब वो अपने रोब से शासन करते थे, आज उस रोब के पद पर कोई और आ गया है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, 20 साल बाद कोई और होगा, उसके 20 साल बाद उनके बाद की पीढ़ी होगी। तो चिंतन करें कि आज हम अपने परिवार में किस तरीके के नियम बना रहे हैं। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ उनके विचारों के साथ हम रहना सीखें। माने हर व्यक्ति का अलग विचार हो सकता है, पत्नी का अलग विचार हो सकता है, बड़े भाई रहते हैं तो उनका अलग विचार हो सकता है, बच्चों के अलग विचार हो सकते हैं। तो मैं अगर उनके सबके विचारों का सामंजस्य नहीं कर सकता हूँ, उनके विचारों को परिवार के लिए लिए जाने वाले निर्णय में शामिल नहीं कर सकता हूँ, तो फिर मेरे साथ वो स्थिति आनी है जब 20 साल के 15 साल के बाद मेरे बच्चे जो निर्णय लेंगे उनमें मैं भागीदार नहीं रहूंगा। तो फ्रीडम का जो पहला अर्थ है वो ये कि मैं अपने परिवार को बचा कर रखूं। बचा कर रखूं का मतलब ये है कि इस तरीके के नियम बनाऊं कि जब वे ड्राइविंग सीट में हों तो वे भी इस चीज को मान लें, स्वतः मानेंगे, जिसे हम बोलते हैं संस्कार। वे स्वतः मानेंगे कि परिवार में सभी की राय का महत्व है, उनको विचारों को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है रिटायरमेंट फंड। देखिए, रिटायरमेंट एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। रिटायरमेंट का क्या अर्थ है कि आज जो आदमी सक्रिय है, कोई भी काम संभालता है, उसे अगली पीढ़ी के लिए वो पद छोड़ना है, वो उत्तरदायित्व अगली पीढ़ी के लिए छोड़ना है। ये प्रकृति का नियम है कि वो शरीर को विश्राम देना चाहती है और समाज का नियम है कि आने वाली पीढ़ी को वो दायित्व लेना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत बड़ा संकट का काम आता है। मैं डेली 3-4 नए लोगों से मिलता हूँ, अभी नहीं, जब लॉकडाउन खुला रहता है, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है वो फाइनेंस से ही जुड़ा है। तो अनेक लोगों से मिलने के बाद इस तरीके का निष्कर्ष निचोड़ सामने आता है, और आप भी चिंतन करके देख सकते हैं कि देखिए, नॉर्मली जो बिजनेसमैन है वो सर्विसमैन से ज्यादा कमाता है सामान्यतः। जो आदमी एक फैक्ट्री चलाता है, नरेला में, बवाना में बड़ा बिजनेस करता है, एजेंसी चलाता है, अगर वो चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि उनके साथ जो पढ़ने वाले लोग थे, ज्यादातर लोग जो नौकरी में हैं वे बिजनेसमैन से कम कमाते हैं। लेकिन एक पक्ष ऐसा है, एक मायने ऐसे हैं जिसमें बिजनेसमैन नौकरी पेशा आदमी से पीछे छूट जाता है। वो इस तरीके से कि जब कर्मचारी जो है, जो जॉब वाला आदमी है, उसकी रिटायरमेंट होती है तो उसे मालूम होता है कि इस उम्र में रिटायर होना है, तो वो अपने लिए कुछ कुछ फंड इकट्ठा करना शुरू करता है जो बुढ़ापे में उसके लिए काम आता है। बिजनेसमैन आदमी इस मामले में चूक जाता है। वो कभी इस भाषा में नहीं सोचते हैं कि मुझे कभी रिटायर भी होना है। उन्हें लगता है कि नौकरी वाले लोग रिटायर होते हैं, मैं हमेशा ऐसे ही बना रहूंगा। लेकिन ये तय है, प्रकृति का नियम है, एक दिन ऐसा आता है जब कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है उसे घर बैठना है, क्योंकि शरीर उतना साथ नहीं देता है जितना जवानी के समय में दे रहा था। और जब आदमी घर बैठता है तो पूरा साम्राज्य अगली पीढ़ी को चला जाता है। उसके बाद इसे हम बोलते हैं साइलेंट रिटायरमेंट, माने आदमी अचानक रिटायर हो गया, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। उसके बाद आदमी को, उसने भले ही 25 करोड़ का फंड अपने बच्चों के लिए छोड़ा हो, इतना बड़ा कारोबार, लेकिन 25,000 रुपया चाहिए तो उनसे मांगना ही पड़ेगा। अच्छा, उनकी अपनी प्राथमिकताएं हो सकती हैं, वो उस समय पैसा दे पाए नहीं दे पाए, देते हुए क्या बोलें क्या सोचें, ये हमारे लिए चिंता का विषय हो सकता है। तो
महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी साइलेंट रिटायरमेंट को प्लान रिटायरमेंट में बदलें। माने इतना फंड आज से इकट्ठा करना शुरू करें कि आप 65 की उम्र में जब पहुंचे तो इतना पैसा हो कि आपको किसी भी आवश्यकता के लिए पैसा अगली पीढ़ी से मांगना नहीं पड़े। आप प्रसन्न रहेंगे और बच्चे भी बोलेंगे पापा हमसे कुछ मांगते नहीं, तंग नहीं करते हैं। उनको तीर्थ यात्रा पे जाना है, उनको नेचुरोपैथी के सेंटर में जाना है, उपचार करवाना है, दोस्तों के साथ घूमना है, पिकनिक मनानी है, हमें कभी तंग नहीं करते हैं। तो ये बड़ा सुखद काम हो सकता है। रिटायरमेंट को प्लान रिटायरमेंट बनाना, साइलेंट रिटायरमेंट ना रखना, जिससे बाद में सदमा नहीं लगे। आज बहुत से बुजुर्ग जो किसी समय अच्छे खासे पैसे के मालिक थे, वे इस कारण से दुखी हैं क्योंकि पैसा उनके हाथ में नहीं है, नियंत्रण चला गया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं संक्षेप में समय की सीमाओं के हिसाब से, कि प्रकृति और समाज का नियम मिलाकर इस तरीके की व्यवस्था है कि ज्यादातर महिलाओं को जीवन के आखिरी 6 साल पति के बिना गुजारने होंगे, क्योंकि 3 साल का अंतर ईश्वर ने डाल दिया है। उन्हें 3 साल की ज्यादा आयु दी है और 3 साल सामान्यतः शादी के समय विवाह उम्र का अंतर रहता है। तो जो महिलाओं के लिए जीवन के आखिरी 6 साल बहुत कठिन होने हैं, उसमें पैसे का बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगर उनके पास अपना एक फंड है, अपने पास कुछ अच्छा खासा पैसा उनके पति ने छोड़ा है, तो फिर लगता है कि मेरा मान सम्मान बना रहेगा। तो आप आज ही इस तरीके का भी चिंतन शुरू करें कि क्या आप पत्नी के आखिरी के 6 साल सम्मान पूर्वक गुजरें, इसके लिए कोई पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फ्रीडम का दूसरा जो लेटर था वो था आर, माने रिटायरमेंट, और तीसरा जो पक्ष है एनर्जेटिक, ऊर्जा बनी रहे शरीर में। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हम लोग बचपन से बाप दादा से सुनते आए हैं कि पहला सुख निरोगी का है, माने शरीर निरोगी बना रहे, ये जीवन में सबसे बड़ा सुख माना जा सकता है। क्योंकि कोई आदमी कितने भी बड़े साम्राज्य का मालिक हो, लेकिन किसी देश का राष्ट्रपति हो, बादशाह हो, पर अगर शरीर साथ में नहीं है तो फिर वो सारे सुख बेकार हो सकते हैं, निरर्थक हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि आज के दिन हमने स्वस्थ शरीर की परिभाषा मान ली है। जब दवा लेकर मैं खा पी और चल सकता हूं, ये हमने स्वस्थ शरीर की परिभाषा मान ली है। तो दोस्तों, दिक्कत ये है कि जब भी रोग का प्रारंभ होता है तो उसके बाद चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन कैसे होता है कि कल्पना करें कि आज किसी व्यक्ति के जिसकी उम्र 45-50 साल है, उसके घुटनों में दर्द रहना शुरू हो गया। घुटने के दर्द में क्या रहता है कि मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, चलना फिरना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। अब चलना फिरना बंद हो गया, कम हो गया, आदमी घर तक सीमित है, तो क्या होगा? तो जब चल फिर नहीं सकते हैं तो खाना हजम नहीं होगा, खाना हजम नहीं होगा तो गैस बननी शुरू होगी, गैस बनेगी तो एसिडिटी होगी, एसिडिटी बनेगी तो दिमाग में चढ़ेगी, तो और अलग अलग तरीके के रोग पैदा होंगे। तो ये जो चेन रिएक्शन है, इसको प्रारंभ में ही रोकने की जरूरत है, माने ये आगे ना बढ़े। तो पहली बात तो ये है कि जब भी रोगों की शुरुआत होती है तो हम बहुत जागरूक रहें और कोई लापरवाही नहीं बरतें कि ये तो थोड़ा दर्द है, कमर में दर्द थोड़ा रहता है, कोई बात नहीं, ऐसे ठीक हो जाएगा। ये सब ऐसे चलता है। मैं फैक्ट्री जा सकता हूँ, भले ही मेरे पैर में दर्द है, भले ही घुटनों में दर्द है, ऐसा है, बस टेबलेट लेके जा सकता हूँ। तो जो आज हमें लगता है कि मैं टेबलेट लेकर उपचार कर सकता हूँ, ये बहुत गलत निर्णय है। हमें लक्ष्य रखना चाहिए होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ माने संपूर्ण स्वास्थ्य। संपूर्ण स्वास्थ्य के मैं हालांकि इस विषय का बहुत बड़ा सेशन करता हूँ, लेकिन बहुत संक्षेप में बताता हूँ 2 मिनट में। संपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब ये है, जब शरीर निरोगी है, दवा लेके ठीक होना निरोगी होने से अलग है। जब शरीर निरोगी है, मन प्रसन्न है और आत्मा प्रफुल्लित है, ये तीनों चीजें जब रहती है तो इसे हम बोलते हैं संपूर्ण स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ, जिसमें किसी तरीके की दवा की आवश्यकता नहीं रहती है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम संपूर्ण स्वास्थ्य का लक्ष्य कैसे पा सकते हैं। उसके लिए बहुत से कारण हैं, बहुत से तरीके हैं उसके। बहुत से तरीके ये हैं कि हम वॉक पर जाएं। जो सामान्य बुद्धिजन हमारे देश में
जो है बहुत से लोग बताते हैं स्वास्थ्य के लिए खान पान का ध्यान रखें, प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहें, सैर पर जाएं। अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं? क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? अगर हम आमने सामने बैठे हों तो आप कहेंगे ये क्या बेहूदगी का प्रश्न है। हर व्यक्ति अपने बच्चों से प्यार करता है। अब आगे का प्रश्न ये है, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो बच्चों को जो हम बहुत बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं वो पैसे के अलावा है हमारा स्वास्थ्य। आप कल्पना करें कि 65 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र है, उस समय क्या होगा कि आपके बेटे, बहू, उनके बच्चे किसी शादी में जाने के लिए, पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और फिर वो अचानक बोलते हैं इन पिताजी को कहाँ छोड़कर जाएं, इनका ध्यान कौन रखेगा, अस्पताल में भर्ती करवाएं कि नौकर के भरोसे छोड़ें कि नर्स रखें, इनका कैसे करें। माने आपको संभालना उनके लिए चुनौती हो सकती है। इसका मतलब ये कि मैं बुढ़ापे में उनके आनंद में खलल डाल रहा हूं। अगर मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं तो आज मैं इतना जागरूक रहूं कि मेरे बुढ़ापे में जब बच्चे किसी शादी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे हों तो मैं भी उनके साथ रहूं। मुझे भी नाचना है, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा जिसमें मैं डांस कर सकता हूं। या कम से कम आप अपने किसी दोस्त की शादी में जाएं, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारता हूं, मैं पिकनिक पे जाता हूं, मैं पिक्चर देखने जाता हूं। माने मेरा स्वास्थ्य उनके आनंद में बाधा बनने का प्रयास नहीं करे। इसके लिए आज से ही जागरूक रहने की आवश्यकता है। और मैं फिर से दोहराता हूं, जागरूक रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं दवा लेके ठीक रहूं। प्रयास जहां तक संभव है ये होना चाहिए कि मैं निरोगी रहूं। माने दवाएं मेरे जीवन का, मेरे भोजन का आवश्यक हिस्सा ना बने जहां तक संभव हो। और अगला विषय है एंजॉयमेंट इन ग्रुप। देखिए क्या अद्भुत बात है कि आदमी अकेला सिर्फ दुखी हो सकता है। कोई आदमी अकेला उदास बैठा है, गर्दन नीचे लटकाए है, रो भी रहा है तो ये स्वाभाविक बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अकेले हंस रहा है तो लोग उसे पागल करार देते हैं। अकेला आदमी हंस कैसे सकता है? क्योंकि ये समाज का, सृष्टि का नियम बना हुआ है कि खुशी सामूहिक रूप से ही हो सकती है। अकेले हंसता हुआ आदमी पागल ही लगता है। इसके लिए जरूरी है कि भले ही मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा जुड़ के रहूं या अपने मित्रों का दायरा बढ़ाऊं। परिवार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है किसी एंगल से देखने में मित्रता का दायरा। क्योंकि परिवार में सब लोग मेरी उम्र के नहीं होते हैं, मेरी उम्र के भी हैं, मुझसे छोटे भी हैं, उनसे छोटे भी हैं। मित्रता की जब हम बात करते हैं तो प्रायः हम उम्र लोग रहते हैं, मेरी उम्र के लोग रहते हैं। अगर मेरी उम्र आज 50 साल है तो ये वे लोग हैं जो आज से 25 साल पहले की बात करते हैं। हमने एक ही जैसा समय देखा है, हमने एक ही जैसी राजनीतिक स्थितियां देखी हैं, एक ही तरीके से एंजॉय किया है, एक ही तरीके से एंजॉय नहीं किया है। तो मित्रता के दायरे का चिंतन करें, हमारे कौन कौन मित्र हैं। ये आप और मेरे सबके लिए चुनौती हो सकती है महानगरों की सभ्यता में, फिर भी जहां तक प्रयास हो मित्र बनाएं, पुराने मित्रों को याद करें और उनसे बिना किसी कारण के मिले। माने अगर बिजनेस रीजन से मिल रहे हैं तो देन इट इज ओनली बिजनेस मीटिंग। ऐसा नहीं कि हम किसी की अंतिम संस्कार में गए, वहां कोई पुराना मित्र मिल गया, वहां पूछा और आप कैसे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, अच्छे हैं, आप चलिए कभी मेरे घर आए, मैं बोलूँ आप कभी मेरे घर आए, और बात वहीं खत्म हो गई। साल 6 महीने के बाद किसी शादी में मिले, आप कैसे हैं, मेरे घर आए, मैं आपके घर आता हूँ, बात वहीं खत्म हो गई। इसे मिलना नहीं कहते हैं, ये एक दूसरे को देखना है, औपचारिक बातें हैं। मित्रता का मतलब ये है जब हम बिना किसी कारण से मिले, ठहाके लगाएं, एक दूसरे का मजाक भी उड़ाएं स्वस्थ तरीके से और खुश रख सकें, खुश रह सकें, तो ये बहुत जरूरी है। इसके बाद जो डी है फ्रीडम में, वो है डॉटर, बेटी। एक समाज का नियम बना हुआ है कि मैंने जितना भी कमाया, जो भी कारोबार, व्यापार, साम्राज्य खड़ा किया, वो एक उम्र के बाद मैं अपने बेटे को सौंप दूं। जो भी उसका साइज है, मैंने अपनी क्षमता अनुसार जितना भी व्यापार खड़ा किया, वो व्यापार में अपने बेटे को सौंप दूं। लेकिन बेटी को हम क्या देते हैं? बेटी को हम शादी कर देते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, और उसके बाद किसी खास मौके पर, व्रत त्योहार पर, या उसके घर जब बच्चे का जन्म होता है तो हम कुछ पैसा पहुंचा सकते हैं। लेकिन
क्या ये जरूरी नहीं है कि हम अपनी बेटी के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करें जब उसे जीवन भर कुछ कुछ पैसा हर साल निरंतर रेगुलर इनकम के तरीके से मिलता रहे, जो उसके अपने पिता की, अपने बाप की आमदनी का हिस्सा है, संपत्ति का हिस्सा है, वो हमेशा उसे मिलता रहे? ये संभव है और ये हमारा दायित्व है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हम उस समय करना चाहें, आज से 15-20 साल के बाद, जब हम ड्राइविंग सीट से हट चुके होंगे, व्यापार के मुख्य पद हमारे बजाय हमारी अगली पीढ़ी को जा चुका होगा, जब हम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होंगे, वे निर्णय लेंगे, उस समय हम इस तरीके कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि अपनी बेटी के लिए निरंतर रेगुलर इनकम की व्यवस्था करें। तो उसके लिए आज से ही अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करें तो ऐसा कर सकते हैं जिसमें बेटी को जीवन भर कुछ पैसा मिलता रहे। उन फीलिंग्स का आज हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जब आज से 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जब हम बूढ़े हो जाएंगे, उसके बाद जब हम नहीं रहेंगे, तब भी हर साल बेटी के पास कुछ पैसा आ रहा है, उसके बच्चे पूछ रहे हैं मम्मा ये पैसा कहाँ से आ रहा है, तो बेटी बोले इसकी व्यवस्था तुम्हारे नाना ने की थी, तुम्हारे दादा ने की थी कि हमेशा पैसा तुम्हारी जिंदगी में आता रहेगा। और वो जो फीलिंग है, वो जो भावनाएं हैं, उनका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और ये व्यवस्था तभी हो सकती है जब तक आमदनी से हमारा नियंत्रण नहीं छूटा है। सेकंड लास्ट टॉपिक है ओन योर ओन। जो अक्सर हम गलतियां करते हैं वो मैं इस मुद्दे पर इस स्लाइड में चर्चा करता हूं। हम अक्सर क्या काम करते हैं, जब मेरी उम्र 40 साल है, 45 है, 50 है, तो मैं बोलता हूं मेरा बेटा मेरा ऐसे ध्यान रखेगा, मेरा बेटा बड़े होकर मेरी सेवा करेगा। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, क्यों सेवा करेगा? क्यों हम इस तरीके की उम्मीदें कर रहे हैं कि मेरा बेटा मेरे पांव दबाएगा, अपनी नौकरी छोड़ के मेरे साथ अस्पताल में रहेगा, घर में बैठेगा? क्यों नहीं मैं अपने दिमाग की कंडीशनिंग इस तरीके से करूं कि मैं जीवन के आखिरी दिन तक स्वस्थ रहूंगा? मुझे किसी से कोई मदद चाहिए ही नहीं, सिर्फ इमोशनल सपोर्ट चाहिए कि वो मेरे साथ समय बिताए, मुझसे अच्छे से बात करे, हंसे, बोले। इमोशनल सपोर्ट ओनली आई विल बी रिक्वायर्ड। मुझे कभी जीवन में इस तरीके की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कोई मुझे उठाकर बाथरूम तक लेकर जाए। आई डोंट नीड एनी फिजिकल सपोर्ट एंड एनी फाइनेंशियल सपोर्ट। मैं पैसा अपने पास अलग से जोड़ के रखूंगा जिससे उन्हें मैं तंग नहीं करूं। अपने शरीर का आज से ऐसा ध्यान रखूंगा कि मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं हमेशा देने वाला भाव ही रखूंगा। मैं परिवार का बड़ा हूं, आने वाले समय में मैं सबसे ऊंची पीढ़ी में रहूंगा, तो मेरा भाव, मेरा प्रयास हमेशा देना का ही रहेगा। और मैं अपने पोते पोतियों से जुड़ाव रखूंगा। अपने मन में हर रोज सोचें कि अपने पोते को साइकिल चलाना मैं ही सिखाऊंगा। जब मैं उनसे जुड़ूंगा तो मेरा बेटा जब कमाने के लिए जाएगा, बिजनेस में, नौकरी में, व्यापार में, मैं उसके बच्चों के साथ जुड़कर रहूंगा। अपने दिमाग में इस तरीके की बातें रखेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। और एक बहुत मेरा विनम्र निवेदन है दोस्तों, कभी ये नहीं कहें अपने बच्चों से कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया। आपने कोई व्यापार नहीं किया, आपने अपनी जरूरत का अपना फर्ज अच्छे से निभाया, बस यही है। मैं कहूं कि मैंने तुम अपने बच्चों के लिए ये किया, तो उसका उत्तर क्या हो सकता है? मेरा बच्चा बोले मैं अपने बच्चों के लिए ये करूंगा। मैं इस उत्तर की अपेक्षा क्यों करता हूं कि जो मैंने तुम्हारे लिए किया वो तुम मेरे लिए करो। मेरा भाव ये होना चाहिए, अगर मैं अपने बच्चे को बताना भी चाहूं तो ये बताऊं कि मैंने अपने पिता के लिए ये किया, जिससे उसको ये एहसास हो कि वो अपने पिता के लिए वैसा ही करे जैसा मैंने अपने पिता के लिए किया। अगर मैंने अच्छा किया तो इससे दोनों भाव उभरेंगे। मैं अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ करने, मैं अगले 3-4 मिनट और लूंगा, 3 मिनट का समय और लूंगा। अब आराम से बोलिए, आराम से बोलिए, कोई बात नहीं, आराम से। ठीक है, तो हम इस चीज का एहसान जताने का प्रयास नहीं करें कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया। वे स्वतः सीख जाएंगे। और आखिरी स्लाइड है माई ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव। मैं उस चीज के लिए कृतज्ञ रहूं जो भी आज मेरे पास है, क्योंकि जो भी मुझे मिला है समाज से और देश से ही मिला है। अनेक बार ये भाव उत्पन्न होता कि मैंने अपनी मेहनत से कमाया, मैं समझदार हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, अपनी मेहनत से कमाया। तो मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछता हूं, आप इस तमाम योग्यता के बावजूद, आपके पास जो इंटेलिजेंस का लेवल है, जो पढ़ाई है, जो क्षमता है, जो बुद्धि है, सब सामर्थ्य लेकर अगर आप सीरिया या अफगानिस्तान में पैदा हुए होते
तो क्या आप इतने सफल हो सकते थे जितने आज हैं? इतने बड़े व्यापार के मालिक होकर सुकून से रह सकते थे जितने आज हैं? इसका मतलब ये है हमारे समाज ने, देश ने हमें उचित वातावरण दिया। अगर पाकिस्तान में भी होते तब भी इतने खुश नसीब नहीं हो सकते थे। तो हम जो भी हैं, समाज और देश का बहुत बड़ा योगदान उसमें है। उस योगदान को चुकाने के लिए जहां तक संभव हो दान पुण्य करते रहें। जितना भी जहां दे सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार वो बिना जताए देने का प्रयास करते रहें। जिन्होंने कभी भी आपकी मदद की, किसी भी तरीके से उनका आभार मानते रहें, कृतज्ञता प्रकट करते रहें, जताते रहें बार बार कि आपने मेरे लिए ये किया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो मेरा निवेदन ये है उन्हें जीवन में क्षमा करते जाएं, अन्यथा उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम जीवन में हमेशा जकड़न में जीते रहेंगे। तो जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया उनके लिए कृतज्ञता, जिनके लिए मैंने कुछ किया उनका जो मैंने किया उसे भूल जाऊं, वही बेहतर तरीका हो सकता है। तो इस सेशन का जो सार है वो आपकी स्क्रीन पर है। फ्रीडम का अर्थ है फैमिली, माने परिवार में सबके विचारों के साथ समन्वय करके चलें तो बेहतर होगा। अपनी रिटायरमेंट को साइलेंट रिटायरमेंट को प्लान रिटायरमेंट में बदलें। और आप भाग्यशाली हैं कि राजेश चेतन जी जैसे एक देश के प्रतिष्ठित इन्वेस्टमेंट प्लानर के साथ आप सभी का जुड़ाव है, वे आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। एनर्जेटिक फॉर लाइफ, आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपको संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में बता सकते हैं, किस तरीके से अपना खान पान रखें, कैसे चलें फिरें बैठें उठें, कितनी देर काम करें, भोजन समय पर करें, वो तमाम चीजें जो हमें बिना दवाओं के स्वस्थ रख सकती है। और अपने मित्रों का दायरा बढ़ाएं। बेटी के लिए जीवन भर आजीविका, जीवन भर आमदनी की व्यवस्था करें और किसी भी परिवार के सदस्य से कोई आशा नहीं रखें। और अंतिम चीज है एम, माई ग्रेटिट्यूड, माने मैं कृतज्ञता और क्षमा का भाव रखूं। ये महत्वपूर्ण बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। और इसमें अब अगर मैं अपना एक्शन प्लान करूं कि इस सेशन से मैं क्या लाभ उठा सकता हूं, तो एक्शन प्लान ये है, पहली बात कि मैं परिवार के लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ने के लिए ये जो कोरोना का लॉकडाउन है इस समय का सदुपयोग करूं, उनकी भावनाओं को समझूं, कुछ ऐसे काम करूं जो मैं पहले नहीं करता था। दूसरा है आर, रिटायरमेंट, माने आप राजेश जी की मदद लें और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें अपनी रिटायरमेंट के लिए, माने बुढ़ापे में पेंशन मिले या एक मुश्त पैसा मिले। अपनी पत्नी के लिए अच्छे खासे फंड की व्यवस्था करें, बेटी के लिए उस फंड की व्यवस्था करें जो उसे लाइफ लॉन्ग पैसा दे सकती है। राजेश जी इस चीज के विशेषज्ञ हैं, वे आपकी मदद कर सकते हैं। तीसरी चीज एनर्जी, जो अपने आप को एनर्जी रखने के लिए कितनी वॉक करनी है, किस समय उठना है, कितना चलना है, क्या खाना है, मसाले नहीं खाने हैं, तला हुआ नहीं खाना, इस चीज के बारे में अपना प्लान बनाएं। एंजॉयमेंट इन ग्रुप, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना शुरू करें, आज ही तय करें किस दोस्त के साथ कब मिलना है। बेटी के लिए व्यवस्था करनी है। और माई ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के तौर पर मुझे जो करना है उस करने के लिए मैं आज ही तैयारी रखूं। ये था मेरी तरफ से फ्रीडम की परिभाषा। आप सबने मुझे ध्यान पूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आप लोगों को कैसा लगा थोड़ा सा चैट बॉक्स में बता दीजिए, अच्छा लगा हो तो ई लिख दीजिए अशोक जी के लिए। वेरी गुड वेरी गुड, क्या कहने, बहुत लोग लिख रहे हैं अशोक भाई आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया शुक्रिया। मेरे पास ज्यादा समय तो नहीं है, पहले तो मैं आपको कल की सूचना दे देता हूं। कल हमारे बीच में रहने वाले हैं देश के बहुत प्रतिष्ठित नाट्यकर्मी। अब आप महाभारत देख रहे हैं, महाभारत के जो श्री कृष्ण है नीतीश भारद्वाज, वो भी उनके अंडर रहकर नाटक में भाग लेते हैं। ऐसे एक बड़े देश के नाट्य डायरेक्टर श्री अतुल सत्य कौशिक जी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वो स्टूडेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और LLB हैं और बहुत लोकप्रिय डायरेक्टर हैं। उनका विषय रहेगा लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत। जबरदस्त बोलते हैं, कल चूक मत जाना। कल आपने अतुल सत्य कौशिक को सुनने के लिए आना है।
और मेरी फेसबुक पर ये पोस्टर मैंने लगा दिया है, वहां से आप अपने मित्रों के लिए शेयर कर दीजिए, अच्छा होगा। अशोक भाई ने कहा कि कोई प्लानिंग करने के लिए राजेश चेतन से संपर्क कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा राजेश चेतन से संपर्क कीजिए, आप अपने अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से संपर्क कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो आपकी मदद नहीं कर पा रहा है तो राजेश चेतन भी अवेलेबल है, अशोक गोयल भी अवेलेबल है। इसका मायने ये कतई नहीं है कि आपको मेरे पास ही आना है या अशोक गोयल के पास ही जाना है, ये आपकी अपनी इच्छा है। आइए दोस्तों, अब मैं सवाल जवाब लेता हूं। किसी को सवाल पूछना हो तो सवाल हाथ उठाइए, मैं सवाल पूछ लेता हूं। अतुल रंजीत कुमार, अतुल भैया पूछिए। जी धन्यवाद राजेश जी, प्रणाम। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार जी। जो बेटियों के लिए आपने जो योजना बताई है वो बहुत मतलब अच्छी लगी। एक किसी ऐसी योजना का नाम बता दीजिए। देखिए, मैंने सिर्फ भावना बताई है कि होना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट प्लानर का काम है, जिससे भी आप मिलेंगे राजेश जी जिनसे, वो आपको थोड़ा विस्तार से बता देंगे कि क्या क्या कैसा रहता। बट वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप प्लान कर सकते हैं, इतना ही समझ लें। अलग अलग विकल्प हैं। मैंने सिर्फ भावना की बात की है कि हमें ऐसा करना चाहिए। ये सेशन कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का नहीं है, तो इसलिए उस पर चर्चा मैं नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, सहमत है। मनोज पांडे, मनोज कुमार पांडे। हाँ, नमस्कार राजेश जी, नमस्ते अशोक जी। प्रोफेसर सर आ गए, हमारे गुरुजी आ गए। गुरुजी अरे प्रणाम। अशोक जी का सेशन था तो मैं कैसे नहीं आता सर। बस दो चीजें, एक तो बड़ा ही टचिंग जो आपने बात कही कि अपनी वाइफ के लिए हमें 6 साल ज्यादा का सोचना है, बहुत ही टचिंग था। वैसे तो पूरा सेशन आपका बहुत ही अच्छा था। मेरा बस एक सुझाव है कि जब हम डॉटर की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमें अपने बहू को भी इंक्लूड करना चाहिए। मैं तो भगवान के द्वारा बहुत ही धनी आदमी हूँ कि मेरे पास 3 बेटियां हैं, लेकिन राजेश जी उस मामले में धनी नहीं है। उनकी तो बहू है, भगवान ने बहुत अच्छी बहू दी है। तो यहाँ बेटियों के दायरे में बहू को भी शामिल किया जाए, और बहू ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बुढ़ापे के लिए। बस ये एक थोड़ा सा सजेशन था आपके लिए। बहुत अच्छा। मैं बताना चाहता हूँ, प्रोफेसर मनोज पांडे जी मेरे बच्चों के गुरु हैं, मेरे लिए तो वशिष्ठ हैं वो। और मेरे बच्चों का जो निर्माण उन्होंने किया है, मैं सैल्यूट करता हूँ प्रोफेसर मनोज पांडे को। बिमटेक में वो पढ़ाते हैं, बच्चों का निर्माण करते हैं। मैं प्रोफेसर मनोज पांडे जी का आभार व्यक्त करता हूँ, वो इस सेशन में आए हैं। आइए और सवाल लेता हूँ। ये मनीष गोयल जी कुछ पूछ रहे हैं। मनीष जी पूछिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। आज आपने वर्तमान और भविष्य की जो झांकी दिखाई हमें, उससे हमें बड़ा प्रेरित हुआ कि भाई हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए। प्रधान जी को तो हम लाइटली लेते हैं, लेकिन आपकी बात हमारे गले से उतर गई और हम इस पे जरूर काम करेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। चलिए किरण अग्रवाल जी पूछिए, क्या पूछ रही है। नमस्कार जी नमस्कार। हाँ, मेरा ना ये सवाल है कि जैसे इंश्योरेंस की बात आपने करी और रिटायरमेंट की बात करी, किसी भी समय पर ना हमें जब किसी भी एज में जब हमें कैश की जरूरत पड़ती है तो वो बहुत जरूरी होता है। इंश्योरेंस कंपनी से भी क्लेम आने में टाइम लग जाता है, और अगर हम बच्चों के ऊपर डिपेंड करेंगे, मतलब जैसे 65 ईयर्स की एज में कह रहे हैं, कैश बहुत जरूरी है। तो क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, हमारे बैंक में पैसा कितना रहना चाहिए, कितना हमें मेडिक्लेम में परसेंटेज देना चाहिए, मतलब किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए? देखिए जी, ये जो विषय है, ये कोई इसका जनरल जवाब नहीं हो सकता है। ये काम ऐसा ही है कि मान लीजिए किसी डॉक्टर से हम पूछना चाहेंगे मेरे लिए क्या अच्छा है, तो डॉक्टर पहले आपसे 4 सवाल जानना चाहेगा। आपका पहले स्वास्थ्य कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, और कैसे वातावरण में रहते हैं, क्या है। तो जिस इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए प्लानर से आप बात करेंगे, तो जो राजेश जी मान लीजिए आपके साथ 15 मिनट पहले लगाएंगे, मैं जानता हूँ उनके बारे में, और वे आपसे 4-6 सवाल पूछेंगे। आपकी आवश्यकता क्या है, परिवार में कितने लोग हैं, आमदनी का जरिया क्या है, पेंशन आती है नहीं आती है। तो वो सोल्यूशन बड़ा कस्टमाइज रहता है, व्यक्तिगत रहता है, सबके लिए अलग अलग, इसलिए उसका कोई जनरल उत्तर देना संभव नहीं है। नितिन बंसल जैन, बोलिए। नितिन बंसल जैन, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है जी मुझे।
नितिन बंसल जैन की आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ बोलिए, बोलिए सर, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए सर। हाँ, मैं तो सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहूंगा आज की इस चर्चा पे कि राजेश चेतन जी ने दिया हमें चाय पे चर्चा का मंत्र और लॉकडाउन में हो गए हम सब स्वतंत्र। आप मेरे पेट पर क्यों लात मार रहे हो नितिन भैया? मैं कविता तो मैं ही कर रहा हूँ, आपने भी कविता शुरू कर दी क्या? इन्होंने 2 लाइन देके छोड़ दिया कि बाकी कविता आप लिख लेना बस। बहुत अच्छे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवन मोड़ा जी बोलिए। सबको नमस्कार, अशोक जी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। अशोक जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक स्वस्थ व्यक्ति को और बिजनेसमैन को किस उम्र में रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए? देखिए जी, रिटायरमेंट मैं अपनी व्याख्या दे रहा हूँ, मैं कोई किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग चीजें रहती हैं। मेरे हिसाब से रिटायरमेंट का मतलब ये है कि जब आपका शरीर आपके साथ उतना सहयोग नहीं करे कि आप अपनी मर्जी से बिजनेस में जाएं, मजबूरी में किसी को जाना पड़ रहा तो अलग बात है। तो नौकरी पेशा आदमी का तो सरकार ने तय कर दिया, तो बिजनेस वाले लोगों को मेरा सजेशन ये रहता है कि आप आज 45-50 की उम्र में तय नहीं कर सकते कब रिटायर होंगे। हाँ बेटा, आप मान के चलें कि लगभग 65 की उम्र अपने लिए टेंटेटिवली मान लें, उस हिसाब से व्यवस्था करें। मान लीजिए कोई 45 साल का है तो 20 साल तक पैसा जोड़े, उसके बाद उसे मिलना शुरू होगा। टेंटेटिवली 65 की उम्र मान लें बिजनेसमैन, और उसके बाद तो फिर बाकी तो सबके लिए व्यक्तिगत रहेगा। कोई व्यक्ति 70-75 की उम्र तक बहुत स्वस्थ रहते हैं, बिजनेस संभालते हैं, कोई थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ जाता है। तो टेंटेटिव। नमस्कार राजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम गोयल साहब को भी नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि जैसे 50 का एक 45 से 50 के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब रखा है तो वो ज्यादा बेटर। आपने जैसे बताया कि 60 साल के बाद या 65 साल के बाद उसकी एक जो इनकम आने वाली शुरू होती है या हमारा जीवन और शैली अच्छी तरह से। बोलिए, आपका प्रश्न क्या है? एक्चुअली क्या है अशोक भैया, ये सारे क्वेश्चन जो इनको अपने फाइनेंशियल प्लानर से पूछने चाहिए वो सवाल आने शुरू हो गए हैं। तो वो विषय नहीं है, ये सेशन फाइनेंशियल प्लानिंग का नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन आंसर को यहीं विराम देता हूं और समय भी हो गया है। अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, आपको केवल आज ये सोचने के लिए सेशन किया गया था कि अपनी रिटायरमेंट के बारे में भी सोचें। होता क्या है कि जब हम शमशान घाट में होते हैं और जो हम चिता के सामने होते हैं तो हमको ये लगता है कि ये मरने वाला मर गया, हमको तो रहना है यहीं पर है, हमको थोड़ी मरना है, हम संसार से नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे परमानेंट। आपको आज ये बताना था कि आपको भी रिटायर होना है, आपको भी ये संसार छोड़ना है। इसके लिए अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। तैयारी में मदद कौन करेगा? जो आपका फाइनेंशियल प्लानर है। फाइनेंशियल प्लानर आपके पास है, उससे जाके घर बुलाइए, बात कीजिए, बहुत अच्छे लोग होते हैं ये। और ये ना मिले तो राजेश चेतन है, राजेश चेतन से भी दोस्ती ना हो तो अशोक गोयल है। आप किसी के साथ जुड़िए और ये सब सवाल वो आपको आंसर देंगे। आपने हमको फीस थोड़ी दे रखी है कि हम आपको इन बातों का आंसर देंगे। सबके जवाब अलग-अलग है। हाँ, सबके जवाब अलग अलग हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अशोक भाई का। और कल अतुल सत्य कौशिक को हम लोग सुनेंगे। और एक गुड न्यूज आपको देना चाहता हूँ, कल मेरी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी से बात हो गई है। हो सकता है सैटरडे को हमारे बीच में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बात होंगे और वो आपसे देश की आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है इस पर चर्चा करेंगे। मेरा प्रयास है कि सैटरडे की क्लास में वो रहेंगे। और एक गुड न्यूज आपको और दे देता हूँ, विश्वविख्यात डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने भी हाँ कर दी है, वो भी एक सेशन में आ रहे हैं और वो आपसे बात करेंगे। आप लोग लगातार हमारे से जुड़े रहे हैं, ये धन्यवाद। 2 प्रार्थना कर रहा हूं जो कि आप लोग नहीं मान रहे हैं। मैं भी नकटा हो गया हूं, बार बार आपसे प्रार्थना करता हूं और आप भी नहीं मानते हैं। मैं अनेक बार कह रहा हूं कि मेरी फेसबुक पर जाकर आप हर दिन का जो पोस्टर होता है उसको शेयर किया कीजिए। क्या फर्क पड़ता है? आपके 1 मिनट लगते हैं। अभी कार्यक्रम खत्म होते ही आप जाइए मेरी फेसबुक पर शेयर कर दीजिए अपनी फेसबुक के ऊपर। तो लगता है कि ये जो उन्होंने कहा था कि मिलकर खुशियां बांटिए, तो आप सबको खुशियां बांटिए। और दूसरा निवेदन ये है कि जैसे आज अशोक जी ने बोला है, ये वीडियो भी मेरी फेसबुक के ऊपर है, वहां से जाके अपनी फेसबुक पर शेयर कर दीजिए जिससे कि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सके। ये सत्संग है, आप सब भक्त लोग अगर इसको शेयर करेंगे प्रसाद की तरह तो समाज को ज्यादा लाभ होगा।
ये मेरा आप लोगों से निवेदन। अब मानना ना मानना तो आपका काम है, आप नहीं मानते, मैं बार बार कहता हूँ और मैं भी बार बार कहता ही रहूंगा, आप माने या ना माने, मेरा काम कहने का ही है। आइए दोस्तों, आइए शांति पाठ करते हैं। सचिन मेहता, शांति पाठ प्ले किया जाए।